ठीक है। सो हेयर वी वर, ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। यहाँ देखिए आप, ये कहता है, ये एक लाइन और पीछे देख लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको करवा दिया था और शायद ये बताया भी था आपको मैंने कि पर्टिकुलरली आपको इस पूरी सीक्वेंस का सीक्वेंस याद होना चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि यट्रियम के बाद जर्कोनियम आएगा, जर्कोनियम के बाद नायोबियम, मोलिब्डेनम, टैक्टेनियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, मैं यहाँ से बोलूंगा, आप लोग मन मन में बोलिएगा, है ना। एक बार आप लोग को मेरे साथ मन मन में बोलना है, ठीक है। नाम क्या है, आप मेरे साथ मन मन में बोलेंगे, 2-3 बार याद हो जाएगा, ठीक है। यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टैक्टिनियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है। देन इज लैंथेनम, लैंथेनम और हाफनियम। देख रहे हो दोनों में डिफरेंस, देख रहे हो आप, दोनों में 14 का डिफरेंस है। ठीक है, दोबारा देखते हैं। टेक टाइम, बहुत जल्दी क्लास, मतलब छोटी क्लास में लंबी क्लास लेंगे, लेकिन बहुत जल्दी लेने से कोई मतलब नहीं है। यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टैक्टिनियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। इसमें मैं आपको चाहता हूं कि ये दोनों आपको पक्के से याद होने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे भी याद नहीं डाउट होना चाहिए, क्योंकि आप इसमें देखिए बहुत डिफरेंस है। ठीक है, यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टैक्टिनियम, रूथियम, रोडियम, सिल्वर, पैडमियम, सिल्वर, कैडमियम। दिस इज यस, दिस इज लैंथेनम, हाफनियम में फोर्ट, इसी के बीच में एफ ब्लॉक आ रहा है ना। एफ ब्लॉक तो इसके बीच में ही है ना। ठीक है, सो दिस इज lanthanum, this is hafnium, this is tantalum, this is tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold एंड मरकरी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गोल्ड और मरकरी में सिर्फ और सिर्फ एक एटॉमिक नंबर का अंतर है, पहली बात। आज से आपको मैं कहना चाहता कि गोल्ड भी काफी सॉफ्ट मेटल है, अगर आप ध्यान देंगे तो गोल्ड बहुत हार्ड मेटल नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर ओस्मियम आएगा। ओस्मियम इज द मेटल इन द होल प्रोडक्टेबल विद द हाईएस्ट डेंसिटी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो और भूला नहीं हूं तो। जिसे आपको दोबारा से रिमाइंड कराऊंगा, दोबारा याद करेंगे। ईट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टैक्टिनियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। अगला, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटानम, टंगस्टन, रीडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। दोबारा से याद करेंगे। यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टैक्टिनियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। लैंथेनम, हाफनियम, टेंटानम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ओके, तो आखिरी के दो ये याद करने हैं, क्योंकि ये नोबल गैस है और ये डी ब्लॉक में ना होते हुए इनको पढ़ाई कर रहे हैं हम। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि ये वाले जो है ये बाय डेफिनेशन डी ब्लॉक में नहीं होते हैं। कौन कौन से? ये, दिस इज कैडमियम एंड सिल्वर, these are not in D blocks as per definition. ओके, ये आपको हो गया। हम आगे चलेंगे। हमने यहां बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आउटर ऑर्बिटल जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड दूसरा क्या है ये, एंड सी एन। सी एन समझा नहीं मैं क्या है, ये क्या है पता नहीं मुझे, मुझे लगता है मिस प्रिंटिंग है ये। आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला n-1 d10। इनमें n-1 मतलब अगर 3D की बात हो रही है तो 4s भी भर चुकी है। तो n क्या है? आउटर मोस्ट। किसी भी एटम की जो n सब शेल है, n शेल, n इज n एज ए डिनोमिनेटर और n एज ए सिंबल इज यूज्ड
ओनली फॉर आउटर मोस्ट। ठीक है, इसमें आप एम यूज नहीं कर लेंगे, आउटर मोस्ट के लिए एम यूज कभी नहीं करेंगे आप। मैंने आपको बताया था, दोहरा देता हूं, कि जो आउटर मोस्ट सब शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, इस आउटर मोस्ट शेल के लिए, मोस्ट शेल के लिए एन एज ए सिंबल कंफर्म सिंबल है। ये नहीं कर सकते आप कि वो जो आउटर मोस्ट शेल एम, नहीं, फिक्स्ड है, आउटर मोस्ट शेल के लिए सिंबल फिक्स्ड है एन। ठीक है जी, स्टैंडर्ड सिंबल है, हमारी मर्जी सिंबल नहीं रखा है, तो एन इज आउटर मोस्ट, n minus 1 is 3D. The orbitals in these elements are completely filled in the ground state as well as in the common oxidation state. कह रहा है जैसे जिंक है, जिंक की ग्राउंड स्टेट में 3D10 है और 4s2 है। और लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि पहला इलेक्ट्रॉन, हमने आपको बताया था कि जिंक जो है, जिंक की जहां तक बात थी, जिंक 3D10 है, ना सिर्फ अपनी ग्राउंड स्टेट में बल्कि अपनी एक्साइटेड स्टेट में भी 3D10 ही होता है। इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो 4s2 से निकल करके 4s0 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस बारे हम बात कर चुके हैं लास्ट टाइम में, ज्यादा बात नहीं करेंगे। और फिर यहाँ आएंगे कि ये बता रहा है यहाँ पर, दे आर ग्रेटर सिमिलैरिटी इन दी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ ए हॉरिजेंटल रो, हॉरिजेंटल मतलब ऐसी वाली रो, इन कंट्रास्ट टू नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहता है, मैंने बताया भी था कि डी ब्लॉक के जो साइज है ना, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, आखिर में थोड़े से बढ़ते हैं। तो ये जो साइज सेम है ना, ये सिमिलर साइज जो है ना, ये क्या करते हैं, इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है। दोबारा समझेंगे आप कि देयर आर ग्रेटर सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रो इन कंट्रास्ट टू नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे देखो क्या कहता है, अगर हम पी ब्लॉक की बात करते थे तो ऐसा होता है साइज, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज घटेगा। लेफ्ट टू राइट मींस अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड बोलूं या लेफ्ट टू राइट बोलूं, बात एक ही है। लेकिन जब डी में रहते हो तो डी तो ऐसा है, इन कंट्रास्ट टू पी ब्लॉक बोल रहा है, इन कंट्रास्ट टू अदर ग्रुप बोल रहा है। दोबारा देखिए क्या बोलता है, देयर आर ग्रेटर सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल रो, ये हॉरिजॉन्टल रो है, इन कंट्रास्ट टू नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाउएवर सम ग्रुप सिमिलैरिटीज आल्सो एग्जिस्ट। ग्रुप कौन सा होता है, ये होता है ग्रुप डाउन द ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या है, डाउन द ग्रुप, अलोंग द पीरियड। कहता है फिर भी सिमिलैरिटीज कुछ ग्रुप में पाई जाती है। वी शैल फर्स्ट स्टडी द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक एंड देयर ट्रेंड इन द हॉरिजॉन्टल रो। ऐसे पढ़ेंगे, अलोंग द पीरियड जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पर्टिकुलरली इन थर्ड रो। देन कंसिडर सम ग्रुप सिमिलैरिटी, कुछ ग्रुप सिमिलैरिटी को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल में मोस्टली मोस्टली 3D को ही पढ़ेंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूं बार बार आपको, 3D तो आपको सीक्वेंस में याद होना ही चाहिए। इसको देखो, याद कर लेंगे आप, स्कैंडियम, मेरे साथ बोलेंगे तो याद हो जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, बनीमन बोलेंगे तो आयरन, Fe। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जिंक का 30, इसका 21। ठीक है, तो 3D को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ऑन व्हाट ग्राउंड यू कैन से स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक की 30 इज नॉट। देखो स्कैंडियम का क्या रहता है, स्कैंडियम की हम बात करते रहते हैं,
स्कैंडियम कितना है? 21, यानी कि 3d1 और 4s। अब स्कैंडियम बनाता है स्कैंडियम 3+। जब स्कैंडियम 3+ बनाएगा तो ये हो जाएगा 3d0 4s0। तो स्कैंडियम के एक्साइटेड स्टेट में स्कैंडियम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं दिखाई देता, लेकिन ग्राउंड स्टेट में तो कम से कम अनफिल्ड डी है। स्कैंडियम के लिए क्या है, स्कैंडियम की एक्साइटेड स्टेट में स्कैंडियम की फील्ड डी नहीं है, लेकिन स्कैंडियम के ग्राउंड स्टेट में अनफिल्ड डी है। तो व्हाट डू वी वांट? वी वांट अनफिल्ड डी, मतलब D1 से लेकर के D9 तक, यही अनफिल्ड डी हुई ना। D10 तो अनफिल्ड नहीं हुई, तो D1 से लेकर D9 तक अनफिल्ड होनी चाहिए, आइदर ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में। ओके, ठीक है। यहाँ कोई बात नहीं, अब लास्ट क्लास में नहीं थे, लास्ट क्लास की वीडियो में डिटेल में समझाया हमने इस बात को। लास्ट क्लास का वीडियो जो है उसमें डिटेल में समझाया है कि किसी भी एलिमेंट को डी ब्लॉक का होने के लिए क्या कंडीशन है? दो कंडीशन है, आइदर ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में। हमें D1 से 9 होना चाहिए। अब जिंक जो है, जिंक ना तो ग्राउंड स्टेट में और ना ही एक्साइटेड स्टेट में, वे अनफिल्ड डी है। D1 से 9 का मतलब क्या? डी अनफिल्ड डी। अब अनफिल्ड डी जिंक में ना ग्राउंड स्टेट में है ना एक्साइटेड स्टेट में है, तो जिंक को डी ब्लॉक में क्यों रखा गया है? तो जवाब यह है कि डी को, जिंक को डी ब्लॉक में सिर्फ सुविधा के लिए रखा गया है, एज ए साइड प्लॉट रखा गया है कि डी को रखे कहाँ। पी वाले अपना नहीं मानते, डी वाले अपना नहीं मानते, बाउंड्री पे है वो तो। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। डी वाले कहते हैं कि ना तेरी ग्राउंड में स्टेटमेंट अनफिल्ड डी, ना तेरी एक्साइटेड में अनफिल्ड डी, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। पी ब्लॉक वाले कहते हैं भाई तू तो डी ब्लॉक में ही है, हमारे पास तो है ही नहीं, तेरा तो पी फिल्ली फिल्ड है भाई। वो तो पी वाले क्या कहते हैं, अनफिल्ड पी होना चाहिए ना। तो जिंक जो है, जिंक है ऐसा एलिमेंट जिसको डी ब्लॉक वाले अपना नहीं मानते, पी ब्लॉक वाला अपना नहीं मानते, लेकिन पढ़ने के लिए हम उसको डी ब्लॉक के साथ पढ़ते हैं, बस इतनी सी बात है। पढ़ाई उसको कहाँ पढ़े, इसलिए उसको डी ब्लॉक के साथ पढ़ते हैं, अदरवाइज उसको डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं मानते हैं। इसके बारे में डिटेल में हमने बताया है पिछले चैप्टर, पिछले लेक्चर में, आप उसको सुनेंगे समझ में आ जाएगा। सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी इन इट्स ग्राउंड स्टेट। हाउ कैन यू से इट्स अ ट्रांजिशन एलिमेंट? बिकॉज जब एक्साइट हो जाएगा, सिल्वर की एक्साइटेड स्टेट में आपको मिलेगी, ग्राउंड में अनफिल्ड डी है लेकिन एक्साइटेड में अनफिल्ड डी मिल जाएगी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब होती है ना। नियर ऑल द टेंशन एलिमेंट्स डिस्प्ले टिपिकली मेटेलिक प्रॉपर्टीज सच एज हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ, ductility, mobility, high thermal and electrical activity, metallic luster, with the exception of zinc, cadmium, mercury, and manganese. They have one of the more typical metallic structures at normal temperature. ठीक है जी, आप देख लो, ये HCP है, BCC है, SCP है, BCC है, ये आपको याद नहीं करनी है। फिर भी जिंक का आपको पता होना चाहिए, जिंक HCP कैरेक्टर शो करता है, कम से कम जिंक को तो आप पढ़ ही लोगे। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये जो 30th ग्रुप है ना, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिनकी 10, देखो मरकरी तो लिक्विड है, पूरी टेबल का इलेक्ट्रिक ऐसा मेटल जो कि लिक्विड है वो मरकरी है। तो जो चीज लिक्विड है उसकी तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात ही क्या करनी, उसकी मेलेबिलिटी की बात ही क्या करनी, उसकी डक्टिलिटी की बात ही क्या करनी, है ना। इसीलिए उसका स्ट्रक्चर की ज्यादा बात नहीं होती है। ये देखिए, ये आया मजा आपको, ये जब हम बोलते थे कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये पी ब्लॉक था, साइज घटता चलता था। जब ऐसे अलोंग द पीरियड जाते साइज से घटता था ना।
ये है पी ब्लॉक। लेकिन डी ब्लॉक में क्या होता है, कम से कम दो तीन रो है इसमें, एक 3D वाली, एक 3D, एक 4D, एक 5D। तो 3D 4D 5D तीन सीरीज है, ये 5D का ग्राफ है। हाफनियम, टेंटानम, टंगस्टन, रेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, कॉपर, जो भी, ये बेसिकली हमारा 2D का ग्राफ है और ये 3D का ग्राफ है। तो क्या कहता है कि ये 4D का ग्राफ है, ये 2D 3D का ग्राफ है, नहीं, ये 5D का ग्राफ है, ये 4D का ग्राफ है, और ये तुम्हारा 3D का ग्राफ है। तो इस ग्राफ को पूरा समझने के लिए कि ये जो ट्रेंड है किसका, मेल्टिंग पॉइंट का है ना, ये ग्राफ है ना मेल्टिंग पॉइंट का, विद एटॉमिक नंबर। इधर क्या है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को समझने के लिए मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा मेटलिक बॉन्डिंग। और मेटलिक बॉन्डिंग समझ आएगी तो मेटलिक बॉन्डिंग के साथ साथ आपको मेटलिक लेक्चर समझ में आ जाना चाहिए, आपको करेक्टिविटी समझ में आ जाए। चलिए देखिए, देखते हैं। कहता है कि मान लीजिए ये मेटल का टुकड़ा है और ये आयरन के पार्टिकल है, ठीक है। तो अब इस मेटल के अंदर आयरन का जो पार्टिकल है अपने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ये बन जाएगा 3+, और 3 इलेक्ट्रॉन उस पर छोड़ देगा। इसके 3 इलेक्ट्रॉन छूटे हुए, इसके भी 3 छूटे हुए, इसके भी 3 छूटे, मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन वो देगा नहीं, आसपास रखेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ गए हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ गए हैं, इनको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इनको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्या कहता है, कहता है कि ये कैटायन नहीं है, ये जो आयरन के पार्टिकल है ना, ये कैटायन से मिल जरूर रहे हैं लेकिन ये कैटायन नहीं है। इनको बोलते हैं कर्नल। इनको बोलते हैं कर्नल। कर्नल क्या कहता है, कैटायन वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है। ये वैसे नहीं है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए नहीं है, बट इतना लूज छोड़ दिया है कि आसपास है। तो ये देखा जाए तो +3 हो गया, ठीक है ना। मतलब ये जो +3 है, ये ऐसा नहीं है कि है ही है, ये है थोड़ी देर के लिए। और ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन इसके आसपास है, इन पे नेगेटिव चार्ज होगा। भाई इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगा ही, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब दोबारा समझेंगे कि ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है,
ये आयरन का पार्टिकल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और इन पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको लाइक करेगा, ये भी इसको लाइक करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको लाइक करेंगे। अब लेकिन ये इलेक्ट्रॉन हल्का सा इसको भी लाइक करेगा, इसको भी लाइक करेगा हल्का सा, ये इसको भी लाइक करेगा हल्का सा, कर पाएगा। तो कहना क्या चाहता है कि हर इलेक्ट्रॉन हर कर्नल को लाइक कर रहा है। कर्नल, तो हर कर्नल हर मोबाइल इलेक्ट्रॉन को, ये ऐसा हो गया है कि ये ऐसा हो गया कि ये जो न्यूक्लियस है ये ये बहुत पतले पतले धागों से, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन से बना है। मतलब क्या हुआ कि ये जो मेटल का न्यूक्लियस है, ये जो मेटल का न्यूक्लियस है ना, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन से, हल्के हल्के तारों से बंधा है, हल्के हल्के अट्रैक्शन से बड़ा है। ये जो अट्रैक्शन है ये आयनिक बॉन्ड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। दोबारा समझेंगे। आयनिक बॉन्ड से वीक है, इट इज वीकर देन आयनिक बॉन्ड, बट नंबर ऑफ these attractions are much more. दूसरा, these are not directional like a covalent bond. अगर आप पी ब्लॉक याद करो तो पी ब्लॉक ने क्या समझाया था आपको कि ये बॉन्ड एंगल होता है, ये लोन पेयर होता है, ये फिक्स्ड एंगल है। याद है फिक्स्ड एंगल होता था उसमें बॉन्ड का, इसमें ऐसा कोई बॉन्ड एंगल नहीं, इसमें कोई पोजीशन फिक्स नहीं। दोबारा समझेंगे। आवाज आ रही है क्या? आप लोग अपना वीडियो बंद कर रखा है क्या? भाई आवाज आ रही है क्या किसी को? आवाज आ रही है ना? तो अभी क्या कहना चाहता है कि ये जो बॉन्डिंग है, कौन सी वाली बॉन्डिंग जो हम अभी दिखा रहे हैं वो कोवलेंट, ये जो मेटलिक बॉन्डिंग है, तो जहां तुम्हें मेटलिक बॉन्डिंग समझ में आ गई वहां तुम्हें पूरा डी ब्लॉक में से 30-40% आ जाएगा समझ में। समझने वाली बात क्या है कि डी ब्लॉक में
हर मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन आसपास छोड़ दिए। ठीक है। पर पर वो अपने जो भी एटम्स हैं उनमें पहुंचा जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ जाएगा, पर वो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर नहीं है, पास में ही है। मतलब किसी को दिए नहीं है। मैंने अपना सामान अपने घर से निकाल के आंगन में रख दिया है, आंगन से चोरी होने की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन मैंने किसी को दिए नहीं है, वो मेरे आंगन में रखे हैं। ऐसा है। तो जब मेरे आंगन में रखे हैं, दूर थोड़ा दूर तो हो गया, थोड़ा खतरा तो बढ़ गया, लेकिन मैंने किसी को दिए नहीं है। आयनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान था, मेटलिक बॉन्डिंग में आदान प्रदान नहीं है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमने इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, साझा किया था। इसमें साझा भी नहीं किया है। आयनिक में आदान प्रदान था, इसमें हमने आदान प्रदान नहीं किया। कोवेलेंट में साझागिरी थी, हमने तो साझागिरी भी नहीं की। इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को अपने घर से निकाल करके अहाते में रख दिया है, चौके में रख दिया है, बगल की गली में रख दिया है, थोड़ा थोड़ा दूर हो गया है। तो जो दूर हो गया है इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और हल्का जो चार्ज आ गया हमारे न्यूक्लियस पे, हमारे एटम पर, तो उसे कैटायन नहीं बोलेंगे, उसे कर्नल बोलेंगे। ठीक है। तो ये जो केमिस्ट्री है, ये कर्नल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की है। एग्रीड। अब क्या कहता है, अब मान लो, अब मान लो कि तुमने इसको पीटा। जस्ट एज्यूम कि यहां से हमने बड़े से हथौड़े से इसको पीट दिया। एक बड़ा सा हथौड़ा ला करके हमने इसको पीटा, जोर लगा के पीटा, इस पे जोर पड़ा, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये एटम शिफ्ट होकर के मान लो यहां हो गया, ये यहां से घुट के यहां आ गया, तो क्या हो गया, ये अट्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा। कोई न्यूक्लियस क्या, कोई फिक्स डायरेक्शन तो था नहीं। नहीं समझे कहना क्या चाहता हूं, ये जब इन बॉन्ड्स की कोई डायरेक्शन ही नहीं, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में हमारे कर्नल गोता खा रहे हैं, आप हथौड़ा मार भी दोगे तो वो एटम यहां से वहां हो जाएगा, तो भी बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, बॉन्ड कोई था ही नहीं। बहुत ही कमजोर वीक फोर्सेस हैं, लेकिन है बहुत सारी, इतनी सारी हैं तो टूटेंगे तो है नहीं आपके हथौड़े से। तो वो मेलेबल हो जाएगा, मतलब उसे पीट पीट के आप तारे भी बना सकते हो, और उसकी प्लेटें भी बना सकते हो। आपकी जितनी भी लोहे की, जस्ता की, तांबा की, पीतल की प्लेटें बनती हैं, तारे बनती हैं, क्योंकि वो मेलेबल हैं, क्योंकि वो डक्टाइल है। अब ये देखना पड़ेगा कि मेलेबल का मतलब तारे होता है, या डक्टाइल का मतलब पीटना होता है। मतलब उनको ठोका जा सकता है, उनको पीटा जा सकता है, क्योंकि उनमें मेटेलिक बॉन्डिंग है। ये देखिए, ये कर्नल और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन का समुंदर था। अगर आप इसको पीट भी देंगे, यहां से ये उठा करके आप इसको यहां भी ले आएंगे, तो भी कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि बॉन्ड है ही नहीं। ये तो समुंदर है, किसका, इलेक्ट्रॉन का समुंदर है, यहां घूम जाएगा। पहली बात ये, इसलिए मेलेबल है, जट। अब देखते हैं कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा। तुमने यहां से इसकी बैटरी लगा दो, अब हमने इसकी बैटरी लगा दीजिए यहां से। ठीक है, बैटरी लगा दी। अब जब बैटरी लगाओगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, वो जब यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, छोटे से आएगा ना, तो क्या करेगा, तो इसको धक्का मारेगा यहाँ से, फिर इसको धक्का मारेंगे यहाँ से, धक्का मारेंगे इसको यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। क्या होगा,
कि ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से तो बंधे ही नहीं है। तुम यहां से डालते जाओगे, ये यहां से आता जाएगा बाहर। इसीलिए आपके जितने भी हैं ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। दोबारा समझेंगे, दोबारा समझेंगे। हम्म। अब आपने इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए, वो यहां से आए, वो यहां से आए, इसको धक्का मार दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, इसको धक्का मार दिया, इन्होंने इसको धक्का मार दिया, इसने इसको धक्का मार दिया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ये समझे, दोबारा समझेंगे कि आपकी बैटरी में से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन ही तो आएंगे, नेगेटिव छोटे वाले से आएंगे। ये बैटरी लगाई आपने, तो ये बड़ा पोल, ये छोटा पोल, ये बड़ा पोल, ये छोटा पोल। तो जब आपकी बैटरी ऐसे आपने लगा दी, तो ऑब्वियसली छोटे वाले पोल से इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको जाएगा, इसको धक्का मारेगा, 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 इसको। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधा, वो इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, ये इलेक्ट्रॉन सबको पार करके नहीं आ रहा है। इसने इसको धक्का मारा, ये यही रुक गया, इसने धक्का मारा, यही रुक गया, इसने धक्का मारा, यही रुक गया, इसने धक्का मारा, यहाँ रुक गया, इसने धक्का मारा, इसे रुक गया, इसने धक्का मारा, यहाँ रुक गया, ये निकल गया। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से गया था, वो इलेक्ट्रॉन तो यही अटक गया। इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको धक्का मारा, ऐसे घूमता 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 ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। ड्यू टू दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स, आपके जो मेटल थे, दोबारा समझेंगे, 2 मिनट टाइम लेंगे। ये समुंदर है मोबाइल इलेक्ट्रॉन का, इसमें कर्नल पड़े हुए हैं। आप झटका मारोगे, पीटोगे, लोहोगे, कूटोगे, तो ये यहां से घूम के यहां आ जाएगा, तो क्या होगा भाई, 1 लाख बॉन्ड थे, 10,000 टूट गए, 20,000 टूट गए, तो नहीं बन गए, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं है ना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कहीं है नहीं। इसलिए ये मेलेबल है, डक्टाइल है। कर्नल एक वर्ड समझ में आना चाहिए, कर्नल क्या है आपको पता होना चाहिए। मोबाइल इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक वर्ड है, तो वो क्या है, ठीक है ना। कर्नल बोलते तो कर्नल क्या वर्ड है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या अपने आप में वर्ड है, ये पता होना चाहिए। तो ये हो गया कर्नल और ये हो गया मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, ये समझ में आ गया। कुछ 2 मिनट होल्ड करो, मैं 2 मिनट 3 मिनट में आता हूँ, है ना, थोड़ा थक गया मैं, है ना। 2-3 मिनट होल्ड करो, है ना। ओके बच्चों, होल्ड। ओके, होल्ड करो।
हाँ बच्चे चले, ठीक है। ठीक है, तो ये हम आपको पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हमने पढ़ा दी थी आपको। ये हो गया था स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, ये सब हो गया था। ये पढ़ा दिया था हमने आपको, ये भी पढ़ा दिया था। यहाँ हाँ, ये देखिए, अब ये जो है, ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना, ये ग्राफ है मेल्टिंग पॉइंट का। इसमें ग्राफ में क्या कहता है, बेसिकली बीच में उठता गिरता है, उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, यही कहना चाहता है ना। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। कहता है कि अब जो ये हमारा मेटल था, जिसमें ये कर्नल थे, और जिसमें ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन थे, ये कौन से इलेक्ट्रॉन हैं? ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लीजिए स्कैंडियम की बात कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 4s। ठीक है जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ, तो ये मान लो स्कैंडियम की बात कर रहे हैं। अब स्कैंडियम में जी 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, ये क्या है? ये स्कैंडियम की ग्राउंड स्टेट है, इसको एक्साइटेड कर लो तो क्या होगा? तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 और 3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये तीनों क्या है? ये तीनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आयरन को देख लो, अब आयरन क्या होता है जी? आयरन होता है 26, 3d6, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेड़ है, ये कहना चाहता है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा मोबाइल इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने मोबाइल इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी बढ़िया मेटलिक बॉन्डिंग होगी। देख रहे हो, ये जो दिखा रहा है ये, और ये नीचे क्यों है ये? क्योंकि इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है। अब जब अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है, तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कम है, और जब मोबाइल इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कम है, और जब मोबाइल इलेक्ट्रॉन कम है तो मेटलिक बॉन्डिंग कम है, जब मेटलिक बॉन्डिंग कम है तो हार्डनेस कम है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। ये बताना चाहता है। द ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरी हार्ड एंड हैव लो वैलेंटिटी। अगर आप जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ दो, जिनको वैसे भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं बोलते हैं, तो बाकी सबकी वॉलेटिलिटी बहुत कम है, हार्ड है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट दिखा रहा है 5D, 3D, 4D और 3D। The high melting point of these metals are attributed, बताया जाता है किसके कारण से? ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n-1d ऑर्बिटल्स इन एडिशन टू ns, यानी कि ns इलेक्ट्रॉन पार्ट
प्ले करेंगे और n-1 की भी करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये मान लो 1s 2s 3। अब इस 3 को थोड़ा मोटा कर देंगे हम ऐसे। ये मान लो 3D, और ये है 4s। 4s दूर क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने बीच में शील्डिंग अच्छे से नहीं करी। अब यहां पर जो 3s के इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, 3p के बीच में, और 3d इस ऑर्बिटल के किनारे पर है, 3s यहाँ पे है, 3p बीच में। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि 3d के और 4s के, यानी कि ns और n-1 के d के। The higher melting point of these elements attributed to the involvement of greater number of electrons from n-1 d addition to ns electron in the interatomic metallic bonding। तो यानी कि आपको इंटर एटॉमिक मेटलिक बॉन्डिंग समझ में आएगी, तभी आपका काम बनेगा। यानी कि डी और एस के इलेक्ट्रॉन इंटर एटॉमिक मेटलिक बॉन्डिंग में काम आएंगे। इन एनी रो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज ऑर्बिटल्स पहले राइज करेगा, फिर घटेगा। ये एनोमलस बिहेवियर किसका है? मैग्नीज। यानी कि मैग्नीज, यदि अगर ये नीचे ना होते तो ग्राफ बिल्कुल सही बनता। ये ग्राफ बिल्कुल सही बनता अगर मैग्नीज नीचे ना आता तो। कहता है अगर बीच में ये नीचे ना आता तो ग्राफ एकदम ठीक था। देख रहे, ये अगर बीच में ना आता तो दे हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को बोलते हैं कि वो एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब हीट, वो एंथैल्पी जो किसी एटम को एटम बनाने में काम आती है। मतलब जो एटम है आयरन के, है तो सारे एटम ही, बट वो आपस में मेटलिक बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, अपने आप में अकेला एटम नहीं है। जैसे हीलियम है, हीलियम का हर एटम अपने आप में अलग अलग है, लेकिन आयरन का ऐसा नहीं है ना। तो वो कह रहा हूं कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब एक बॉन्डेड जो आयरन का एटम है, एक ब्लॉक में, एक पीस में, उसको वहां से निकाल के अकेला जो एटम हम बना सकते हैं उसे बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। उनकी काफी हाई है। द मैक्सिमा एट अबाउट मिडल indicated unpaired electron r d orbital is particularly involved. Favorable for strong interatomic interaction. In general, greater the number of valence electron, stronger is the result of bonding. Since enthalpy of atomization is an important factor in determining the standard electron potential of the metal. Metals with very high enthalpy of atomization, that is very high boiling point, tend to be noble in their reaction. See later.
देखो, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पढ़ाया है, आपको याद होगा तो। जो टेबल के नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहां वाले जो हैं, या यहां वाले जो हैं, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कम होगा। जो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कंपैरेटिवली कम ही होगा ना। नेगेटिव पॉजिटिव की बात मत सोचो, नेगेटिव पॉजिटिव तो एक अलग मैटर है, जब वो इलेक्ट्रॉन लेना या देना चाहता है, लेकिन कुछ करना चाहता है तो वैल्यू आनी चाहिए ना। नेगेटिव में वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू, तो कह रहे हैं इनके अंदर क्या है, हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। और हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा तो मतलब वो रिएक्शन करने नहीं चाहेंगे। रिएक्शन करना नहीं चाहेंगे मतलब उनका इलेक्ट्रो पोटेंशियल कम होगा। एग्रीड? समझ में आया क्या? आवाज आई क्या? भाई थोड़ी आई, थोड़ी और आएगी। मैं समझ रहा हूं कि एकदम नहीं आएगी बात। कहता है जो नोबल एटम है, नोबल आदमी कौन सा, जेंटलमैन कौन सा है? ना दहो से दोस्ती ना काहू से बैर। जैसे आयरन नोबल नहीं है, लेकिन गोल्ड, सिल्वर, तांबा, ये नोबल एटम्स है, क्योंकि ये किसी रिएक्शन नहीं करते। जो किसी रिएक्शन नहीं करेगा उसको हम नोबल मेटल्स मानते हैं, जो कि तीन है, सिल्वर, गोल्ड और तांबा। इनके सिक्के ही बनते थे, याद है ना? सोने के सिक्के थे, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के थे। अभी नए जमाने में जूर आ गए हैं लोहे के सिक्के, लेकिन पहले तो इन्हीं के थे। Another generalization may be drawn that metal of second and third series have greater enthalpy of atomization. ये सेकंड, ये फर्स्ट की है, ये सेकंड की है, ये थर्ड की है। तो थर्ड का ज्यादा एंथैल्पी है बजाय सेकंड के, और सेकंड की ज्यादा है बजाय फर्स्ट के। ठीक है। मच फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग, इनमें क्या है, मच मच ज्यादा ज्यादा बॉन्डिंग है। ज्यादा बॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि भैया, क्योंकि इनका एटम, अब क्योंकि जब एटम ही बड़ा है, जब एटम बड़ा होता जाएगा, भाई आपको मैंने पहले ही बताया, दोबारा बताया था आपको कि भाई ये मान लो थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज तो बढ़ेगा ही ना। ठीक है ना? तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, थर्ड से फोर्थ जाएंगे, फोर्थ से फिफ्थ डी में जाएंगे, साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? और जब ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैं कह सकता हूं कि अट्रैक्शन घटेगा। अट्रैक्शन घटेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मोबाइल हो पाएंगे, मतलब कि ज्यादा अच्छी मेटलिक बॉन्डिंग हो पाएगी। ज्यादा अच्छी मेटलिक बॉन्डिंग हो जाएगी मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बच्चों आवाज आ रही है क्या?
आवाज आ रही है क्या? चलो ठीक है। सॉरी सॉरी। ये कई बार क्या है, हाथ कहीं और लगाना होता है, कहीं और लग जाता है, तो फोन ये हमारा थोड़ा सा ये है कि लैपटॉप पे ही ज्यादा अच्छा काम नहीं करता है, तो मेरे को मोबाइल पे ही करना पड़ रहा है। लेकिन देखते हैं कोई और हमारा कोई और ऐसा, अच्छा आप लोग कहीं और पढ़ते हो, कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो आपको लगता है कि लंबी क्लास चला सकता है, रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, तो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो यहाँ हमने बता दिया आपको कि इसका बाइंडिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है इससे, इसका ज्यादा क्यों है इससे, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं, मुझे पता था इसमें। आपको मेटलिक बॉन्डिंग समझ में आनी चाहिए तो समझ में आ जाएगा। वेरिएशन इन एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज, मैंने बताया था आपको कि अब क्योंकि ये पेनल्टीमेट शेल में भरता है, पेनल्टीमेट शेल में भरता है, तो ये लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज में बहुत डिफरेंस आएगा नहीं, जैसे कि पी में आता था। आपको अगर याद हो, पी ब्लॉक में बहुत वेरिएशन आता था, और डी ब्लॉक में उसके मुकाबले में वेरिएशन आएगा नहीं। यही डी ब्लॉक की खासियत है, और यही से क्वेश्चन बनाएगा कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन फॉर्म एलॉय। क्योंकि एटम इतना, साइज इतना नजदीक है, और साइज क्योंकि नजदीक है, इसलिए इनको मिलाना आसान है, और क्योंकि इनको मिलाना आसान है, इसलिए इनको एलॉय बनाना आसान है। इन जनरल, ions of these same charge is given is show progressive decrease in radius with increasing atomic number। जैसे यहां से यहां जाएंगे तो साइज तो घटना चाहिए था, ये कह रहा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर, दिस इज बिकॉज न्यू इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स डी ऑर्बिटल ईच टाइम। डी ऑर्बिटल में ऐड हो रहा है। देखो हमने बताया भी था कि ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, और ये थर्ड शेल, और साइज मापेंगे फोर्थ शेल से। साइज मापेगा अल्टीमेट शेल से, साइज तो ये है, ये रेडियस है ना। अब पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 थे, मान लो 3D था, फिर 4D हो गए, फिर 5D हो गए। तो शेल तो इलेक्ट्रॉन तो इसी इलेक्ट्रॉन में घुस रहा है ना, अंदर घुस रहा है, तो साइज तो बढ़ना नहीं चाहिए था। लेकिन पहले खिंचल 26 थे, तो 26 के बजाय पहले 21 थे, फिर 26 हो गए, फिर 30 हो गए। तो अंदर की चीज तो बढ़ रही है ना खींचने वाली। भाई ये जो न्यूक्लियस है, इसकी पावर तो बढ़ ही रही है ना ले दे करके, तो साइज घटना चाहिए था। लेकिन ये थोड़ी और शिल्डिंग भी करते हैं भाई। आउटर मोस्ट में ऐड होते तो शिल्डिंग कभी कर ही नहीं पाते। अब क्योंकि ये पेनल्टीमेट शेल में ऐड हो रहे हैं, ये कौन सी शेल है, ये पेनल्टीमेट शेल है ना। और क्योंकि ये पेनल्टीमेट शेल में ऐड होते हैं, इसलिए शिल्डिंग करते हैं। शिल्डिंग करते हैं इसलिए अलोंग द पीरियड, जब मैं बोलता हूं अलोंग द पीरियड, तो उसमें लेफ्ट टू राइट वर्ड इंक्लूड होता है। तो अलोंग द पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट जब हम बढ़ेंगे, तो ये चीज, क्या चीज, न्यूक्लियस तो बढ़ ही रहा है ना भाई। इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं अल्टीमेट शेल में, इसलिए साइज घटना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन शील्डिंग भी कर रहे हैं थोड़ी बहुत, जितनी भी कर पा रहे हैं, इसलिए शायद नहीं घटना चाहिए। भाई शेल तो इसमें बड़ी नहीं, शेल तो फोर्थ शेल से काउंट होगा। इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है थर्ड शेल में, थर्ड शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्या कहना चाहता हूं, दोबारा समझें कि कैंडियम में 21 प्रोटॉन है, 21 इलेक्ट्रॉन है, शेल कितनी है, 4। और हमारे कोबाल्ट में 27 इलेक्ट्रॉन है, और 27 ही प्रोटॉन है, शेल कितनी। एक्चुअली क्या है, हम लोग न्यूक्लियस को भूल जाते हैं। बस जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो, वहां प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस में, है कि नहीं।
अब क्या है कि जब आप अलोंग द पीरियड आ रहे हो तो ना सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं बल्कि प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, और शेल वही 4 हैं। बस खींचने वाले बढ़ रहे हैं, पहले 21 प्रोटॉन खींचते थे, अब 27 प्रोटॉन खींच रहे हैं। शेल वही है। जब शेल वही है और खींचने वाले बढ़ रहे हैं, अंदर से खींच रहा है ना ये, जब लगातार ये बढ़ रहा है और शेल तो वही है तो खींचेगा, और जब खींचेगा तो साइज घटेगा। लेकिन साइज उतना घट नहीं रहा, क्योंकि ये उस खिंचाव को ये रोक भी रहे हैं। जबकि ये ऐसा ही खिंचाव पहले होता था अल्टीमेट शेल में, तो रोकेगा कौन? भाई हम समस्या में हमें पेरेंट्स बचाएंगे, पेरेंट्स समस्या में तो उन्हें कौन बचाएगा? अब ये तो अल्टीमेट शेल में नहीं है ना, ये पेनल्टीमेट शेल में है। तो ठीक है, डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन उतना नहीं रोक पाएंगे, पर कुछ तो रोक पाएंगे। इसलिए अलोंग द पीरियड जाते वक्त जो साइज की घटत होनी चाहिए थी वो घटा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में ऐड हुआ। अल्टीमेट से पहले वाली होती है पेनल्टीमेट। न्यूक्लियस बड़े हैं, न्यूक्लियस में चार्ज बड़ा है तो अट्रैक्शन बड़ा है, पर वो अट्रैक्शन इसलिए उतना नहीं बढ़ पाया क्योंकि क्योंकि डी ब्लॉक ऐड हुए हैं और डी ब्लॉक ने कहीं ना कहीं शील्डिंग करी है। ठीक है जी, थोड़ा समझ में आया, थोड़ा और आएगा, एकदम टाइम नहीं लगेगा भाई। देखो, अगर मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बता करके भाग जाऊंगा तो हम लोगों को याद नहीं होगा, और मैं चाहता हूं आपको याद हो जाए। एग्रीड? दिस इज बिकॉज द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए डी ऑर्बिटल ईच टाइम न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। जब हम डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा बाय यूनिटी। इट मे बी recalled that the shielding effect of d orbital is not that effective. Effective है but not that effective. Hence, the net electrostatic attraction between nuclear charge and outermost electron increases and ionic radius decreases. साइज घटता है बट उतना नहीं घटता है। The same trend is observed in atomic radius of a given. However, the variation with the series is quite small. देखो बता रहा है ना आपको, ये is quite small. In interesting point emerges when atomic radius one series as compared to the element of the other series. कहता है कि अब आपको इस सीरीज का इस सीरीज से कंपेयर करेंगे, इसका इससे कंपेयर करेंगे। डाउन द ग्रुप द कर्व्स ऑफ फिगर 8.3। अब 8.3 पे आ जाओ। देखो, ये है ग्राफ। अब ये ग्राफ क्यों आ रहा है? आउटर मोस्ट में आगे बढ़ा क्यों ये? भाई जिंक पे आकर बढ़ा क्यों? क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे फुल्ली फिल्ड होने की तरफ बढ़ेगा ना, वैसे वैसे फुल्ली फिल्ड मैंने बताया था आपको, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगी। भाई ये ग्राफ तो घट रहा था ना, यहाँ आके क्यों बढ़ गया ये? क्योंकि यह फुल्ली फिल्ड होने लगा, और जब फुल्ली फिल्ड होने लगा तो तो रिपल्शन बढ़ने लगा। एक और चीज देख लो आप कि इस गैप है। भाई जो ग्राफ 3D और 4D में है ये गैप है, और 4D में और 5D में ये ग्राफ बहुत कम है। तो ये जो ग्राफ है
क्या कहता है? कह रहा था दो ट्रेंड देखा, एक तो आखिर में ये बढ़ रहा है, एक तो ये बात देखी, और क्या देखी आपने कि ये जो गैप है भाई, ये तो ज्यादा नहीं है, ये गैप बहुत ज्यादा है। भाई थ्री डी में, थ्री डी में और फोर डी में जो गैप है, और फोर डी और फाइव डी में जो गैप है, ये गैप का डिफरेंस, ये दो क्वेश्चन अब अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको मैंने समझाया था कि वेरिएशन है, रेट घट रहा है लेकिन ज्यादा नहीं घट रहा, ज्यादा नहीं घट रहा तो एलओए बन पाएंगे, ये बताएगा आगे आपको। अगला क्वेश्चन उठता है कि आखिर में बढ़ता क्यों है, हमने वो बता दिया आपको। और फिर क्वेश्चन ये उठता है कि थ्री डी और फोर डी में इतना गैप, और फोर डी फाइव डी में कोई भी गैप नहीं कंपेरेटिवली, क्योंकि यहाँ बीच में एफ लोग भरेंगे, और एफ ब्लॉक की शील्डिंग तो बहुत ही कम है। दोबारा पढ़ेंगे फिर बताएंगे इसको। हम्म कहता है, however variation with the series is quite small and in with those coordinate elements, the curves shows an increase from first 3D to 4D and 4D to 5D, but but the radii of 5D are virtually same as the corresponding member of this second series. This phenomena is associated with the intervention of 4f orbital, which must be filled before 5D series begun. The filling of 4f orbitals before 5D orbital is a regular decrease rate called lengthened contraction. ये आ गया, टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट इंटरेस्टिंगली आप थोड़ा देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। कहता है जी ये पहली थ्री डी है, ये फोर डी और ये फाइव डी। ग्राफ ऐसे के बाद ऐसा, और ऐसे के बाद, ग्राफ तो ये होना चाहिए था साहब। लेकिन 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 ग्राफ ऐसा ना हो करके ऐसा ही रह गया। ये बन गई, जबकि बननी चाहिए थी ये, बननी थी टोपी, बन गई बोतल। क्या कहता है, जब डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा, पता है, पर पर डी ब्लॉक में ऐसा नहीं हो रहा। थ्री डी से तो फोर डी तक बढ़ा, पर फाइव डी में तो नहीं बढ़ा, क्योंकि अब ग्राफ देखें एक बार, देख रहे हैं ए, ये देखिए। अब एक चीज और देखिएगा कि ये जो गैप है फिर भी थोड़ा सा है, और ये ग्राफ बहुत ही कम। क्या कहता है, अब दोबारा से एक बार ग्राफ देखेंगे हम, टेबल को देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर एफ लोग भरना शुरू हुआ, इसने कोई शेल तो बढ़ाई नहीं। समझिए, जब एफ लोग ऐड हो रहा होगा, जब इलेक्ट्रॉन थ्री थ्री में तो एफ होता नहीं, फोर डी में भी एफ है नहीं, ठीक है ना। यहां पर कोई एफ नहीं भरा हुआ, यहां भरेगा। अब जब फाइव डी शुरू करोगे, तो फाइव डी वन के बाद यहां पर फाइव डी टू के बीच में यहां 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जब डी एफ भर रहा होगा ना, जब आप फोर एफ भर रहे होंगे,
तो साइज तो 6s से ऊपर जा चुका होगा। 4f भर रहे होंगे तो 5s भी भर चुकी होगी, 6s भी भर चुकी होगी, 6p भी भर चुकी होगी। तो ये तो ये पेनल्टीमेट शेल है, इससे भी अंदर आ रहा है। ये देखो, जब आप 4f को भर रहे हो तो साइज तो यहां से नापा जा रहा है, यानी कि 4f का तो साइज पे कोई इंपैक्ट ही नहीं है। आउटर बॉक्स तो भरा नहीं जा रहा 4f। जब 4f साइज तो यहां से नाप रहे हो ना, और 4f भर रहे हो यहां पे आप कहीं, तो जब 4f भरा जा रहा है तो साइज मापा जा रहा है 6 से। अब 4f की शील्डिंग है नहीं, जब 4f की शील्डिंग नहीं है और 4f से शेल बढ़ती नहीं है, दो बातें समझे, तो क्या नहीं, आज 4f से जब 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 14 प्रोटॉन तो अंदर आएंगे ही आएंगे। हम क्या सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन फोर एफ ब्लॉक के बढ़ेंगे। अरे 14 इलेक्ट्रॉन अगर एफ के बढ़ेंगे तो 14 प्रोटॉन भी तो बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे? आई बात समझ में क्या आपको, कि जब इलेक्ट्रॉन 4f के बढ़ेंगे, पहली बात तो शेल नहीं बढ़ेगी, शेल का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि साइज तो 6s से मापा जा रहा है, 6p से मापा जा रहा है। दूसरी बात, एफ की शील्डिंग नहीं। और तीसरी बात कि जब 14 इलेक्ट्रॉन यहां बढ़े हैं तो 14 प्रोटॉन भी तो बढ़े हैं। भैया इलेक्ट्रॉन पी का हो, एस का हो, एफ का हो या डी का हो, अपने हिस्से का प्रोटॉन तो उसने बढ़ाया ही है अंदर। फ्री में कोई चीज नहीं मिली, मिल नहीं सकती। अगर आपने 14 इलेक्ट्रॉन एफ के बढ़ाए हैं तो 14 प्रोटॉन भी बढ़े हैं कंपेयर में, और शील्डिंग इन्होंने की नहीं, शील्डिंग उतनी बढ़िया है नहीं एफ की, और साइज में ये शेल बढ़ाता नहीं। होता क्या था, एस और पी में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे हम तो शेल बढ़ती थी, यहाँ शेल बढ़ती ही नहीं, और शील्डिंग होती नहीं, और न्यूक्लियस तो बढ़ता ही बढ़ता है हमेशा। इसलिए इसलिए लेंथ एंड कंट्रैक्शन में जो होना चाहिए था, बननी चाहिए थी टोपी, बननी चाहिए थी टोपी। ये 3D से 4s, और ये बननी थी टोपी, और बन गई ये बोतल। तो ये जो बढ़त होनी चाहिए थी, ये जो बढ़त होनी चाहिए थी और हुई नहीं। भाई 10 साल में मेरी सैलरी बढ़ी नहीं, तो महंगाई तो बढ़ गई, तो घट गई ना। भाई देखो, क्या कहता है कि 3D से 4D के साइज बढ़ा, 4D से 5D के साइज नहीं बढ़ा। साइज जब नहीं बढ़ा, जब साइज नहीं बढ़ा तो घटा कैसे? घटा ऐसे कि जो बढ़ना चाहिए था बढ़ा नहीं, तो ऑलमोस्ट घटा ही हो गया ना वो तो। जब डाउन द ग्रुप में जा रहा हूं तो साइज बढ़ना चाहिए था, बिल्कुल ठीक बात है, और वो बढ़त हुई नहीं। भाई 10 साल में मेरी सैलरी बढ़ी नहीं, महंगाई तो बढ़ गई, तो सैलरी तो घटी गई ना। ये क्या कहता है, 3D से 4D गए साइज बढ़ा, 4D से 5D गए तो साइज नहीं बढ़ा, क्योंकि बीच में भर गया एफ। एफ भर गया, जिसने अपने हिस्से के इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो प्रोटॉन भी ऐड किए, शेल बढ़ा नहीं, शील्डिंग हुई नहीं, तो साइज 4D का और 5D का बराबर आ गया। समझे कि नहीं हम? अब 4D और 5D का साइज बराबर आ गया, तो मेरी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी वो हुई नहीं, तो उसे बोलेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लेंथेनाइड लेंथेनम के बाद ही ऐड होता है ना वो। लेंथेनम और हाफनियम मैंने पहले भी आपको बताया, दोबारा बताता हूँ। लेंथेनम के बाद हुआ, हाफनियम से पहले हुआ, तो ये हो गया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दोबारा देखेंगे, टाइम लगेगा। क्या कहता है, दोबारा लगेंगे। क्या कहता है,
कहता है द वेरिएशन विद द सीरीज इज क्वाइट स्मॉल। कहता है द कर्व्स in figure 8.3 shows an increase in the first 3D to the second 4D series of the element, but the radius of 5D series are virtually the same as that of the corresponding number of the second series. Third series और second series में gap ही ज्यादा नहीं है. This phenomena is associated with the intervention of 4D orbitals. ये 4f orbitals की intervention आ गई, which must be filled before 5D series. अब जो 4f का था 5D से पहले भरना था. Series element began. The filling of 4f before 5D orbital result in regular decrease in the atomic radius called lengthened contraction, which is essentially compensated for the expected growth. उसने क्या किया, हमारी जो उसने ग्रोथ आनी थी वो नहीं आई, उसने कंपनसेट कर दिया. एक्सपेक्टेड ग्रोथ को increase in atomic size within the net result is a lengthened contraction is that second and third series, second and third D series exhibit similar radius. देख लो जी, जर्कोनियम का 160, हाफनियम का 159 बराबर आ गया. एंड हैव वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मच मोर देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली रिलेशनशिप. भैया साइज मैटर करता ही करता है, ठीक है ना. तो अब साइज मैटर कर रहा है तो फर्क नहीं पड़ रहा उतना. द फैक्टर responsible for lengthened contraction is somewhat similar to the observed in the ordinary transition series and attributed to the similar cause. The imperfect shielding of electron by another in the same set of orbitals. However, the shielding of 4f electron by another is less than that of d. क्या कहता है, कहता है कि f और 4f की shielding d से भी कम है, is less than that of d electron by another. As a result, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज. भाई इलेक्ट्रॉन आया तो प्रोटॉन तो आया ही होगा. देयर इज fairly regular decrease in the size of 4f orbitals. Lengthened contraction आएगा वहां हम बताएंगे. The decrease in metallic radius coupled with increase in the atomic mass result in general increase in density. जहां बताएगा कि ओस्मियम की सबसे डेंसिटी आएगी, ठीक है. आगे डेंसिटी बताएगा, डेंसिटी मिल जाएगा. ये डेंसिटी देखो आप, अच्छा ये 3D की बता रहा है आपके, 4D नहीं होगा. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, ये देखो साइज यहाँ रेडियस हाई आ रही है, ठीक है. और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल भी देख लो, इनका कम है और इनका भी कम है. कम मतलब वैल्यू में कम है, ठीक है. लेंथनड कॉन्ट्रैक्शन को 2 मार्क्स में पूछता रहा है, पूछेगा. और वाई डी ऑर्बिटल्स, डी शेल एटम्स आर एबल टू मेक एलओए फॉर्मेशन, वो भी आपसे पूछता रहा है, ठीक है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या कहती है कि आपके पास कोई भी एटम है, आयनिक हो, कोवेलेंट हो, कोई भी एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो पावर लगानी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी, जो एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे बोलेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी. किसी को आयन बनाने के लिए, उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो एनर्जी लगानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड ionization enthalpy. There is an increase in ionization enthalpy along the series. जब साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ये पहले ही बता चुके हैं. क्योंकि जो साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा. जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा तो उसको निकालने में ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, है कि नहीं.
अगर आपका इलेक्ट्रॉन साइज घटेगा तो मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। अब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा नहीं। तो जितना छोटा साइज और जितना ज्यादा न्यूक्लियस की पावर उतना ज्यादा आनुषंग एनर्जी। दो ही चीजें है ना, या तो डिस्टेंस की बात है या पावर की बात है। इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, आप तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना। क्या कहता है, देयर इज इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी along each series from left to right due to increase in nuclear charge which accompanies with the filling of inner d orbital. Table 8.2 gives value of enthalpy. These values shows that the successive enthalpies of the element do not decrease as steeply as in the case of non-transition element. ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ इसने बताएगा नहीं, इसे आप पढ़ लेना। चलो ठीक है बच्चों, बच्चों आज क्लास वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आज वेडनेसडे है, कल हमारे